नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरीके का कोई भी लेक्चर डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो जो साथी हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। उसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो अपने ऑप्शनल पेपर इतिहास की तैयारी एवं GS पेपर इतिहास की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के अलावा यदि आप नॉलेज सीकर हैं और आपको कोई भी चीज़ सीखना अच्छा लगता है तब भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोगों ने JRF की तैयारी की शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री के साथ की थी, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 के बारे में बात किया था। तो वो तो हमारे सब्जेक्ट की बात हो गई। उसके अलावा हम लोगों ने पेपर 1 की तैयारी की शुरुआत कम्युनिकेशन चैप्टर के साथ की थी, जिसमें हम लोगों ने लगभग 8 लेक्चर में कम्युनिकेशन को ख़त्म किया था। उसके बाद यूनिट 2 की शुरुआत करने वाले थे। तो आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे। तो जो साथी पेपर 1 का कम्युनिकेशन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर लगभग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर एक एक वीडियो को देख लेना और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज दरअसल हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का यूनिट 1 का हिस्सा है। तो देखिए, यदि आपके पास सिलेबस है तो ठीक है, सिलेबस नहीं है तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए ugc.ac.in सिलेबस ऑफ UGC नेट पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है, आप वहां से PDF मोड में डाउनलोड करके हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में डाउनलोड कीजिए और अगले दिन प्रिंट निकाल लीजिए और फिर अगली बार कोई भी लेक्चर को प्ले कीजिए तो सबसे पहले सिलेबस को अपने पास रखिए, उसके बाद फिर लेक्चर को प्ले कीजिएगा। तब चीज़ें समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी और पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो, अब मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपके हाथ में सिलेबस है। देखिए, सिलेबस निकालेंगे तो आपको देखेगा, यहाँ पर देखिए आप इस तरह से, ठीक है। सिलेबस के ऊपर में लिखा इन्होंने जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, कोड है इसका 00। चलिए, यूनिट 1 वाले हिस्से में आइए और यूनिट 1 के हिस्से में हमें लिखा हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं ब्रीफ में। देखिए, पहले यूनिट में है, यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें पॉइंट वाइज करके दिया है। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया टीचिंग के बारे में जानना है आपको कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर टीचिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि आप मूलतः जानते हैं, बस आपको लिखना है, समझते हैं आप सारी बातों को, यानी कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए, जो साथी हिंदी में तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण अभिक्षमता लिख सकते हैं और जो अंग्रेजी में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, पेपर 1 की तैयारी आप कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी में ही आप हिंदी वाले शब्दों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत टफ टर्मिनोलॉजी आ जाता है जहाँ पर आपको आगे चल करके दिक्कत होने लगती है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 तरह के लेवल हैं। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग का, उसके बारे में भी हमें जानना है। उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो अधिगम करता होता है, हिंदी में बोलेंगे तो उसको अधिगम करता बोलते हैं, किसको, लर्नर को हिंदी में, और लर्निंग को अधिगम। तो अधिगम कर्ता के क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। उसके अलावा
एडोलसेंस के बारे में बातें हैं, एडल्ट लर्नर के बारे में बातें हैं, एकेडमिक सोशल लेवल पे, उसके बाद इमोशनल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ एंड लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आप देखिए कि आपको पढ़ाते हैं, जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ाने की ही बात करेंगे तो उस दौरान आप किसी भी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे टीचिंग को प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा विद्यार्थी को कहाँ पर परेशानी आता है, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कारण उनके पढ़ाई को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पर उसके बारे में चर्चा होगी। उसके साथ ही साथ टीचर के बारे में भी जानना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं, और चौथा पॉइंट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। ठीक है, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। देखो, दो तरह का मेथड होता है टीचिंग में। एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड जो कि हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, और जो दूसरा होता है मेथड जिसको बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड, यानी कि जहाँ पर सीखने वाला को केंद्र में रखा जाता है। जैसे आप क्लास 1 से शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, नर्सरी से लेकर के आप PhD तक पढ़ाई करते हैं इंडिया में, तो जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका एजुकेशन जो है वह लर्नर सेंटर्ड हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग पूरे विस्तार से बात करेंगे। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, यानी अभी देखिए पैंडेमिक का दौर है, कोविड के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मैं भी अभी ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं, तो ऑनलाइन पढ़ाई में कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं विद्यार्थी को, टीचर को। उसके अलावा ऑफलाइन पढ़ाई में कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, यानी कंपेरेटिव स्टडी होगा हमारा। चलो, उसके बाद स्वयं के बारे में पढ़ना है, जो कि जिसका निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। उसके बाद स्वयं प्रभा, ठीक है, जो कि यह भी एक ऑनलाइन इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके बाद है मूक के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। देखो, मूक का तो कई बार फुल फॉर्म पूछा गया, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उस समय भी मूक का फुल फॉर्म पूछा गया था। मूक क्या है, MOOC, देखो, और इसका पूरा नाम क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो यह क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी भी चर्चा होगी। चलो, उसके बाद आते हैं, पेज पलटेंगे आप, तो उसके बाद है हमारे पास टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी पढ़ाने के दौरान किन किन चीज़ों का सपोर्ट लेते हैं आप, मदद लेते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद उसमें ही पढ़ना हमको ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जो चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही है, आपके बाप दादा के पीरियड से ही चलती आ रही है। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, उस समय से ही, यानी हमारे बाप दादाओं के द्वारा जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था टीचिंग के लिए, वो सारे सिस्टम आज के दौर में ट्रेडिशनल सिस्टम के नाम से जाने जाएंगे। उसके अलावा जो मॉडर्न है, जो हाल फिलहाल में पिछले 200-300 सालों में जिसका हम लोगों ने निर्माण किया है, 200-300 साल ज़्यादा हो जाएगा, आप 100 साल 150 साल बोल सकते हैं ब्रिटिश फेज से। ठीक है, तब वह सारी चीज़ें मॉडर्न टूल्स के अंतर्गत आएंगी। उसके अलावा ICT बेस्ड, ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जब कंप्यूटर हमारे पास चल करके आया तो ICT के दौर में हमारे पास टीचिंग टूल्स, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से बदल गया। जैसे अभी हम लोग कैमरे के माध्यम से पढ़ रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, माइक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो क्या है, ICT पे आधारित सिस्टम है। तो इन तीनों में क्या अंतर है, तीनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम, जिससे एक सवाल हमेशा एकदम श्योर रहता है, एक सवाल पूछा ही जाता है, उसमें पढ़ना है हमको एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से काइंड्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम,
इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसके बारे में भी चर्चा होगी। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर पे आधारित जांच प्रणाली, जो कि इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए, जैसे आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वह कंप्यूटर के आधार पर ही चेक होता है, चूँकि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है। उसके बाद इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम, नए नए जो इनोवेशंस आए उसमें सुधार किए गए इवैल्यूएशन सिस्टम में, उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हम लोग अभी पेपर 1 कवर करेंगे, साथ ही साथ इतिहास का भी लेक्चर चलता रहेगा। एक लेक्चर उधर से होगा, एक लेक्चर इधर से होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें कवर भी करना है। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, हम लोग एक एक करके काम कर लेंगे। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके डिफिनेशंस क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए लिखा जाए, आप हेडिंग दे दीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता। कॉन्सेप्ट के बारे में, यदि कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो इसको एक साथ ही हम लोग एक ही साथ करके देख सकते हैं। टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं शिक्षण। ठीक है, शिक्षण जो शब्द है वह शिक्ष शब्द से निकला है। ठीक है, शिक्ष शब्द से निकला है। टीचिंग अंग्रेजी का, जो हिंदी का शिक्षण शब्द है वो अंग्रेजी के टीचिंग से निकला है, और हिंदी का जो शिक्षण शब्द है वह हिंदी के शिक्ष शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, टू गेन नॉलेज। गेन नॉलेज, नॉलेज प्राप्त करना। उसके अलावा किसी को कोई चीज़ सिखाना, किसी को किसी तरीके का सीख देना, यानी किसी से भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं वह सारा का सारा टीचिंग्स है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी भी माध्यम से आप सीख सकते हैं, फॉर्मली सीख सकते हैं, इनफॉर्मली सीख सकते हैं। आप वहाँ पे फ़ी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रिक्शा पे जब बैठते हैं तो रिक्शा वाले से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो सभी के सभी टीचिंग्स के अंतर्गत आते हैं। अब टीचिंग्स का कॉन्सेप्ट का जन्म दरअसल यहीं से होता है, सीखने की प्रवृत्ति से ही उसका जन्म होता है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ ज़्यादा इसमें रट्टा नहीं मारना है, बस समझना है। देखिए पूरा का पूरा पेपर 1 समझ का खेल है। यदि आप समझ पाते हो तो फिर आपको एक भी चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए दिल और दिमाग दोनों का खिड़की खोल कर रखिएगा, उसके बाद देखिएगा आपको मज़ा आएगा। चलो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दोनों को एक ही साथ करके देखा जा सकता है, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। आखिर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। देखिए हर राष्ट्र जो है अपना राष्ट्रीय विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है, चाहे मानव संसाधन हो या एनिमल रिसोर्सेज हो, किसी भी तरीके का कोई भी रिसोर्सेज हो, वह अपना ग्रोथ चाहता है। कोई भी प्रजाति हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो। तो विकास के लिए आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, यदि मॉडर्न फेज की बात की जाए तो वह है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सीखना और सिखाना। तो टीचिंग्स का क्या अर्थ होता है, सीखना भी होता है, ठीक है, और सिखाना भी होता है। देख रहे हैं यहाँ क्या होता है, सीख देना, किसी को सिखाना। जब आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं तो उस दौरान आप उससे कोई भी चीज़ सीख भी रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उस दौरान मैं भी बहुत सारी नई चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो टीचिंग एक अपने आप में लर्निंग प्रोसेस भी है, आप उस दौरान सीखते भी हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखो कोई भी राष्ट्र यदि अपनी प्रगति के लिए चाहेगा तो उसको टीचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ऑब्जेक्टिव्स में सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉइंट्स तो आप खुद से मन से बना करके लिख सकते हो, बस समझ आपके अंदर डेवलप हो गई तो फिर आप काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे राष्ट्र की प्रगति के लिए, मान लो कि तुम किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट चाहते हो, उसका ग्रोथ चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका शिक्षण, टीचिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्र की प्रगति एक तो उद्देश्य है ही, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। आप देखोगे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए टीचिंग्स भी ज़रूरी है और लर्निंग्स भी ज़रूरी है। तो टीचिंग होगा तभी लर्निंग होगा। देखिए
तो मानव का विकास के लिए दूसरा ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो मानव संसाधन की विकास या फिर मानव समुदाय की विकास या फिर पूरे संसाधन की विकास के लिए टीचिंग्स की आवश्यकता पड़ी या टीचिंग्स का ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। उसके अलावा शिक्षण संस्थान का विकास करने के लिए, ठीक है, शिक्षण संस्थान का विकास करने के लिए शिक्षण संस्थान का क्या मतलब है, जैसे आपके कॉलेजेस हैं, आपके स्कूल्स हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, यह सारे का विकास करना है तो आपको डेवलपमेंट के लिए टीचिंग्स का होना ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है, टीचिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत इतनी सी ही बातें हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है और कुछ इसमें खास बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखिए, जब आप शिक्षा लेते हो तो उसके कई अर्थ होते हैं। तो मूल तौर पे दो अर्थ होते हैं। पहला जो अर्थ होता है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है और दूसरा जो होता है वो कंजर्वेटिव अप्रोच होता है। एक तो ब्रॉड अप्रोच है, दूसरा है कंजर्वेटिव अप्रोच। एक व्यक्ति है जो शिक्षा को यह मानता है कि पूरी दुनिया को जानने एवं समझने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। यदि आपके पास शिक्षा है तो पूरी दुनिया को सुन सकते हो, समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं देख करके लिमिटेड अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच के तहत शिक्षा को देखता है और वह कहता है कि नहीं, शिक्षा केवल एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, बस इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड है, वो किसी राज्य तक, किसी गांव तक ही उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अप्रोचेज अलग अलग हैं, आप जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉड अप्रोच में भी कर सकते हैं और कंजर्वेटिव अप्रोच के तहत भी, जिसको लिमिटेड अप्रोच भी कहा जा सकता है। अच्छा देखो, कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिसका हिंदी में खुद नहीं जानता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर उसका हिंदी भी लिखूँ। बट आप कोशिश करो, थोड़ा सा अंग्रेजी का टर्म जरूरी है पेपर 1 में, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए। आगे चल करके 1996 में एक कमीशन बना और उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया था। कमीशन कब बना? 1996 में। क्या कमीशन का क्या नाम था? डेलोर कमीशन। ठीक है, डेलोर कमीशन ने क्या कहा? डेलोर कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मानव का अधिकार, जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, और लोगों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेवलप करना, उसके अलावा मोरलिटी को डेवलप करना, उसके अलावा एथिक्स को डेवलप करना, उसके अलावा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अलग होती है, उसको डेवलप करना, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना, इन तमाम चीज़ों को डेवलप करना उसका उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत इसको काउंट किया जा सकता है। तो देखिएगा, यह सवाल आपसे पूछा गया है कि डेलोर कमीशन कब आया था? तो 1996 में। और उसका क्या उद्देश्य था? उन्होंने रिपोर्ट जो पेश किया उसमें कौन कौन सी बातें कही थी? तो कौन कौन सी बातें कही थी हमने आपको बता दिया। उसको नोट डाउन बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, एकदम विस्तार में लिख करके कीजिए और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक तो फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन जैसे जिसको प्रोफेशनल भी बोलते हैं, और एक पर्सनल, जैसे जब मैं जो स्टॉक्स में इंटरव्यू दे रहा था तो वहाँ पर हमने भी दो पहलू बताए थे कि जीवन में आपको सक्सेसफुल होना है तो दो चीज़ें हैं, लाइफ के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है प्रोफेशनल और दूसरा है पर्सनल। तो यदि आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट को आप मिला देते हैं तो फिर आप बहुत ही बड़े फेलुअर होने वाले हैं, आप फेल होंगे। इसलिए दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। तो जो प्रोफेशनल लाइफ है हमारा वह बहुत ही फॉर्मल होता है और जो पर्सनल लाइफ है हमारा बहुत ही इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो शिक्षा हम लोग दोनों माध्यम से ले सकते हैं, फॉर्मल से भी और इनफॉर्मल से भी। फॉर्मल से हम लोग संस्थान में लेते हैं, विश्वविद्यालय में लेते हैं, और उसके बाद इनफॉर्मल तरीके से हम लोग घर में लेते हैं, बचपन से धीरे धीरे करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। हालांकि जब आप विश्वविद्यालय में चले जाते हैं तो जब आपके प्रोफेसर बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं तब आप उनसे इनफॉर्मली भी कनेक्ट होते हो। फॉर्मली कनेक्ट होने का क्या अर्थ है? जैसे आप पहली बार किसी इंस्टीट्यूट में, किसी विश्वविद्यालय में जा रहे हैं तो आप किसी को भी नहीं जानते हैं। मान लीजिए कि आप युवा हैं ही आप,
अब आप किसी से आप वहाँ पर बात करना चाहते हैं, कोई आपका फ्रेंड है, लड़का है, लड़की है, किसी से भी आप बात करना चाहते हैं, तो शुरुआती दौर में आप उस महिला से, उस लड़की से आप बहुत फॉर्मली बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे संबंध में प्रगाढ़ता आती है, डीपनेस आता है, उसके बाद वह रिश्ता फॉर्मल से इनफॉर्मल होने लगता है। उसी तरह से टीचिंग के लेयर पे बात की जाए तो हम लोग प्रोफेसर से भी शुरुआती दौर में बहुत फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन आगे चलते चलते फिर हम लोग उनसे भी इनफॉर्मली जुड़ जाते हैं। ठीक है, स्पेशली आप पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपको इस तरीके के काम बहुत झेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। मिटा लेता हूँ इसे। चलो, अब लिखते हैं। देखिए, आप किताब के रूप में यदि आप यह सोच रहे हो कि पेपर 1 के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो पेपर 1 के लिए हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास केवीएस मदान है तो पेपर 1 के लिए केवीएस मदान को पढ़िए। उससे अलावा और किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास टाइम है, आप कैपेबल हैं, आपकी इफ़िशियंसी ठीक है, तब आप दूसरे किताब को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन केवीएस मदान को पढ़ करके हमारे वीडियोज़ को देखिए, सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद देखिए आपकी तैयारी कैसी चलती है। मैं केवीएस मदान कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक हो जाता है तैयारी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं डिफिनेशन की। क्या हो सकता है? शिक्षण एक प्रकार का लर्निंग प्रोसेस है, पहला पॉइंट। देखिए, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो डायरेक्ट पूछा गया, जैसे लर्निंग प्रोसेस लिखा हुआ है तो इन्होंने लिखा, आगे लिख दिया, टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। स्टेटमेंट दे दिया गया। अब यहाँ पर से इस लर्निंग को हटा दिया गया और डायरेक्ट प्रोसेस लिख दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या भर सकते हैं? तो टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण एक अधिगम प्रक्रिया है। मैंने बताया था कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप सीख भी रहे होते हैं, इसीलिए टीचिंग एक तरीके का लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षण शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, शिक्षण क्या है? छात्र, जो टीचर हैं, वह अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ताकि उनके अंदर ज्ञान में वृद्धि हो सके और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें, उनके अंदर मॉरल एवं इथिकल डेवलपमेंट हो सके। चलिए, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? शिक्षण एक प्रकार का समूह है जिसमें नॉलेज भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है और साइंटिफिक अप्रोच भी होता है। ठीक है, पहले के दौर में यानी एंशिएंट फेज की बात की जाए तो साइंटिफिक अप्रोच उस समय भी था, लेकिन आप देखोगे कि उस समय जब ब्रिटेन नहीं, यूरोप का जो ब्लैक पीरियड चल रहा था, तो उस समय कहा जाता था कि पृथ्वी नहीं घूमती है। लेकिन आगे चल करके जब गैलीलियो चल करके आए तो उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को अप्रूव्ड किया और वहाँ से फिर एक नया सिद्धांत का जन्म हुआ कि नहीं, पृथ्वी मूव करती है, पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो देखिए, आज के दौर में जब हम लोग शिक्षा को हासिल कर रहे हैं तो साइंटिफिक अप्रोच इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। स्पेशली आप रिसर्च के फील्ड में जाने वाले हैं, आप नेट करेंगे, जेआरएफ करेंगे, उसके बाद आप पीएचडी के फील्ड में जाएंगे, तो वहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप बायस्ड नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो यह तीन चीज़ें हैं, तीनों को मिलाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड का जन्म होता है, शिक्षण का जन्म होता है, एप्टीट्यूड का नहीं। चलो, उसके बाद देखिए, टीचिंग जो है एक प्रकार का योजनाबद्ध क्रिया है। हिंदी में बोलेंगे योजनाबद्ध क्रिया, प्लानिंग वर्क, यानी कि एकदम प्लान किया हुआ है। जैसे मैं भी पढ़ाने से पहले क्या करता हूँ, प्लान करता हूँ कि अब हमको पेपर 1 का यूनिट 1 का हिस्सा टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करना है। तो टीचिंग एक प्रकार का
प्लानिंग एक्टिविटी है, प्लानिंग वर्क है। आप प्लान करते हो, योजना बनाते हो, उसके बाद फिर आप उस पर अमल करते हैं, उस पर उसका क्रियान्वयन करते हैं, उस पर कार्य संपादित करते हैं, उसके बाद वह खत्म होता है, उसको डील करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या है, एक टीचिंग एक प्रकार का क्या है, प्लानिंग वर्क है, योजनाबद्ध क्रिया है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा, अ स्पेशल मोटिव फिक्स्ड बिफोर टेकिंग एजुकेशन। चलो इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसका अर्थ यह है कि शिक्षण से पहले एक हमारा खास मोटिव होता है, एक खास उद्देश्य होता है, एक खास ऑब्जेक्टिव होता है, एक खास लक्ष्य होता है, एक डेडिकेशन होता है, एक टारगेट होता है, एक गोल होता है जिसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं टीचिंग के माध्यम से। और यदि आपके पास कोई गोल नहीं है पहले टीचिंग करने से पहले, पढ़ाने से पहले, पढ़ने से पहले, तो फिर वह प्लानिंग वर्क नहीं होगा। और जब वह प्लानिंग वर्क नहीं होगा तो वह टीचिंग के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। तो जैसे आगे चलकर आप पढ़ाने जाएंगे तो कॉलेज में जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आप प्लान करेंगे। जैसे सपोज दैट आपको कॉलेज में पढ़ाना है 1857 का रिवोल्ट, तो आप उसके पहले प्लान करेंगे, उसको पहले पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। भले आपने उस पर पीएचडी की हो, लेकिन एक अच्छा स्कॉलर पढ़ाने से पहले भी पढ़ता है। जैसे मैं भी पढ़ता हूँ, सभी लोग पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। यह एक अच्छे स्कॉलर की पहचान होती है। तो देखिए अब आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, उसके बाद फिर जाओगे। तो उसी तरीके से पढ़ाने से पहले एक आप मोटिव फिक्स करते हैं कि कल जाकर के हमको बच्चों को यह समझाना है, हमारा उद्देश्य यह है, बच्चों को यह सिखाना है। यानी कि गोल, एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन, एक अप्रोच एक फिक्स करते हैं और फिर उसी के तहत उसी के ऊपर काम करते हैं। क्लियर है। छठे पॉइंट पे आते हैं और छठा पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट जो है टीचिंग में स्टूडेंट 3 चीज़ें सीखता है। एक तो ज्ञान और कौशल, 2 चीज़ें की बात की गई है। इसको यदि बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है। अब आप देखिए इन सारे चीज़ों के पीछे यदि मोटिव देखा जाए तो मोटिव एक ही है। वह क्या है, आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और जब आपका जीवन बेहतर होगा तो आपका सोशल लाइफ बेहतर होगा। आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकते हैं, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल्चरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितने भी उत्तरदायित्व हैं तमाम चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और जब आपका लाइफ बेहतर होगा तो नेशन का भी लाइफ बेहतर होगा, राष्ट्र का भी डेवलपमेंट होगा आपके साथ साथ। तो दरअसल यह जो टीचिंग का जो अप्रोच है वह राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आपके जीवन को और उसमें विकास करना, समृद्ध बनाना, आपके अंदर ज्ञान का प्रवेश कराना, ताकि आप सामाजिक उत्तरदायित्व को समझ सकें और नेशन के विकास में आप अपनी भागीदारी एवं भूमिका का कर्तव्य पूर्वक निर्वहन कर सकें। आप समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर ज्ञान भी सीखते हैं और आप कई तरह का स्किल्स भी सीखते हैं। आजकल स्किल इंडिया का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। तो यह तमाम सारी चीज़ें थी। अब देखिए कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं जिनके अपने अलग अलग डिफिनेशंस हैं टीचिंग्स को लेकर के, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। इसको मिटा लेता हूँ पहले। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना ज़रूर, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने में हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है, लगता है कि नहीं काम सही दिशा में हो रहा है। चलो, और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पर भी हमको इंडिकेट करना कि यह पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ताकि अगली बार से उसका ध्यान रख सकें। देखिए कुछ स्कॉलर्स हैं, उनके नाम बता रहा हूँ और उनके परिभाषा को भी मैं लिखूँगा। देखिएगा, एक है शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, आप लिखिए। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षण क्या है, एक प्रकार का, कौन बोल रहे हैं, शिक्षण एक प्रकार का, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, म्यूचुअल इफेक्ट है, विच मोटिव्स, जिसका उद्देश्य इज टू चेंज, इज टू गेट
changes in another's behavior। इस स्कॉलर का नाम है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है गेज। गेज नामक एजुकेशनिस्ट हुए हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, आप स्टेटमेंट आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में कभी कभी इतना ज़्यादा ये लोग सवाल टफ कर देते हैं कि स्टेटमेंट डायरेक्ट देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से यह स्टेटमेंट किस विद्वान का है, किस स्कॉलर का है। तो उस दौरान जो बच्चे बहुत शॉर्ट में पढ़ करके गए थे वो फिर बहुत फंस जाते हैं, फिर उनको लगता है पेपर बहुत टफ आया था। हालांकि टफ नहीं होता है, आपको उतना मेहनत करना होता है, आप उतना मेहनत करोगे तो पेपर वाकई में बहुत आसान होता है। आइए दूसरे स्कॉलर के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्कॉलर का नाम है, उन्होंने कहा है, रियांस नाम है, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ठीक है, टीचिंग, हिंदी में मैं बोला हूं आप लिख लेना। टीचिंग इज टू टीच समवन, टीच, गिव डायरेक्शन and give direction to another person। किनका कहना है, रियांस का कहना है, रियांस। और तीसरे नंबर पे आए, तीसरे स्कॉलर की यदि बात की जाए तो तीसरे का नाम लिखें मॉरिसन, जो कि बहुत ही फेमस हैं। जब हम लोग 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जब हमने पढ़ा था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिव लेवल, 3 तरीके का लेवल है टीचिंग का। तो जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो एक फाउंडर का नाम है मॉरिसन। तो मॉरिसन का शिक्षण को लेकर के एक अलग स्टेटमेंट है, उन्होंने एक अलग तरीके से परिभाषित किया है इसे, तो उसको भी देखते हैं एक बार। मॉरिसन क्या कहते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच आत्मीय संबंध का प्रारूप है, जहां पर कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया को और अग्रसरित किया जाता है। देखो, एक व्यक्ति है मैच्योर और एक व्यक्ति अमैच्योर, इन दोनों के बीच की प्रक्रिया मैच्योर व्यक्ति अमैच्योर व्यक्ति को टीच करता है। इसी प्रक्रिया को कौन बोल रहे हैं, यह मॉरिसन बोल रहे हैं। देखो स्टेटमेंट को एकदम हूबहू रटोगे परेशानी हो जाएगा, कभी नहीं ऐसा काम होने वाला है। लेकिन ध्यान रखो, स्टेटमेंट को यदि आप समझ जाओगे तो फिर किसी भी तरीके से वो घुमा कर देगा तो आप आसानी से डील कर लोगे। क्या कह रहे हैं, एक मैच्योर व्यक्ति एक अमैच्योर व्यक्ति को, मैच्योर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपक्व, और अमैच्योर को अपरिपक्व। तो एक मैच्योर व्यक्ति एक अमैच्योर व्यक्ति को पढ़ा रहा है, किस लिए, ताकि उसके अंदर ज्ञान में वृद्धि हो सके और वह उनके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जन्म हो सके, क्रिएशन हो सके, ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को समझे और उसके माध्यम से राष्ट्र का विकास हो सके। आप समझ रहे हैं यहाँ तक। तो दरअसल मॉरिसन वही कह रहे हैं जहां पर कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया को और अग्रसरित किया जाता है। मतलब जहां पर देखो मैच्योर व्यक्ति अमैच्योर व्यक्ति के ज्ञान के लेवल को, लेवल ऑफ नॉलेज को अप्रिशिएट करता है, इनिशिएट करता है, इनोवेट करता है। तो अब देखो यार, इतने इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं आता है मैं, तो ठीक है आप समझो, अग्रसरित करना, एक हिंदी लिख लो। जहां पर एक व्यक्ति एक मैच्योर व्यक्ति है जिसके पास खूब नॉलेज है, वह एक अमैच्योर व्यक्ति को उसके नॉलेज के लेवल को प्रमोट करता है, उसको आगे बढ़ाता है, अग्रसरित करता है, उसके अंदर डेवलपमेंट लाता है। यह 3 स्कॉलर हैं। और चौथे नंबर की यदि बात की जाए तो चौथा का भी आप लिख लीजिए, उसको क्यों छोड़िएगा। उनका नाम है एडमंड एमिडोन। एडमंड एमिडोन, यह किनका था, यह दरअसल मॉरिसन का था, मॉरिसन। चौथे नंबर पे भी लिख लेते हैं, स्पेस है यहां पे। चलो चौथे का नाम है एडमंड एमिडोन। एडमंड एमिडोन, एडमंड एमिडोन साहब का क्या कहना है, कहते हैं कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरनल एक्टिविटी है।
ऐसे एकदम आसानी से समझो, शिक्षण एक इंटरनल एक्टिविटी है, अंतः प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। यह दरअसल कह रहे हैं कि टीचिंग एक प्रकार का, देखो, टीचिंग इज अ इंटरनल एक्टिविटी। 3-4 पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। एक तो इंटरनल एक्टिविटी है, दूसरा कह रहे हैं कि यह एक प्रकार का क्लासरूम कम्युनिकेशन है। क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन है। और इस क्लासरूम कम्युनिकेशन में शिक्षक एवं छात्र के बीच, ठीक है, शिक्षक एवं छात्र के बीच, टीचर एवं स्टूडेंट के बीच डिस्कशन होता है। और वहां पर टीचर, चूंकि टीचर मैच्योर होता है तो टीचर वहां पर स्टूडेंट को टीच करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, ताकि उसके स्टूडेंट में ग्रोथ आ सके, उनका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ सके, वह अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके और देश के विकास में अपनी भूमिका को, भागीदारी को निभा सके। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, 35 मिनट का हो गया, तो 30-30 मिनट का हम लोग लेक्चर करते हैं। देखो, आप घबराना नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। आपकी तैयारी एक बार हो जाए तो फिर कहीं और किसी की वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं हो। ध्यान रखिएगा, मैं नहीं कहता हूं कि आप हमारे चैनल पे ही पढ़ाई कीजिए। यदि आपको यूट्यूब पे कोई और टीचर आपको बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आपको वहाँ से भी पढ़ना चाहिए, और वहाँ से ही पढ़ना चाहिए। जहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती है आप वहाँ पे पढ़ें, क्योंकि ज़रूरत है आपको जेआरएफ करने की। सबसे बड़ा, सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए आपका कैरियर, जहाँ से जो टीचर के माध्यम से आपका बन सकता है, उस टीचर के साथ बिंदास जुड़िए। और यदि आपको हमारे लेक्चर से किसी तरह का कोई फ़ायदा होता है, चीज़ें समझ में आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके भी हम मदद कर सकें और उनका भी जेआरएफ हो आपकी तरह। तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टीचिंग एप्टीट्यूड पे ही अभी बातें होंगी। यह सप्ताह पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पे चलेगा। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय।